हेलो पढ़ंतुओं, आप सभी का स्वागत है पढ़ंतु क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एग्जामिनेशन CGPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर 1 के भाग 3 विश्लेषणात्मक, बुद्धिमत्ता क्षमता और तार्किक योग्यता वाले भाग की शुरुआत आज हम कर रहे हैं और उसमें से गणितीय भाग को या क्वांटिटेटिव पार्ट को आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस टॉपिक से पिछले वर्षों में वर्ष 2016 और वर्ष 2017 के एग्जामिनेशन में संख्या पद्धति से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी पूछे गए हैं और साथ में एक या एक से अधिक कथन सही है या गलत है इससे संबंधित भी पूछे गए हैं। आइए देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्याएं मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर और काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ में देखते चले तो पहले हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको Q से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है और इसका रूप जो है वो P/Q का रूप होता है। P/Q का रूप, ठीक बात है, P/Q का रूप होता है। ये उदाहरण है 1/2, 1/3, 11/7, 22/7। ये संख्या भी आप बहुत बार देख चुके हैं, परिचित हैं आप इससे। 22/7 या 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि परिमेय संख्याओं में जो नीचे वाला भाग है, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है Q, उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या की परिभाषा में ही सम्मिलित है, ठीक बात है। यदि परिमेय संख्या को, भाई देखिए ये तो क्लियर है कि यदि संख्या को अंश को हर से यानी न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर वाले पार्ट से भाग दे दिया जाए तो उत्तर दशमलव के रूप में आएगा। वो जो दशमलव रूप है वो शांत और आवर्ती होता है, ठीक है। इन 2 शब्दों को अभी आगे समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। परिमेय संख्याओं को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्याओं को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों भागों का जो मिक्सचर है या ये जो तीनों भाग हैं यही मिलकर परिमेय संख्या बनाते हैं, का ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। प्राकृत संख्या के 2 क्लासिफिकेशन है, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। और उसी तरीके से पूर्णांक जो है, इंटीजर्स जो हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है या 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है, ऋणात्मक, उदासीन, न्यूट्रल और धनात्मक संख्या। तो ये इसी तरीके से डायग्राम के रूप में याद रखेंगे तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब इन सभी संख्याओं की प्रॉपर्टी, विशेषताएं और उनको किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, कौन कौन सी संख्या उसमें आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, उसको हम एक एक करके देखते जाते हैं। अब देखें, अपरिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। भाई सीधी सी बात है, परिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय को कैसे हम दिखाते हैं? परिमेय को दिखाते हैं हम P/Q के रूप में। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए। इसको दर्शाने का कोई मानक चिन्ह नहीं है, जबकि उसको हम कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। दशमलव रूप उसका शांत और आवर्ती होता है, जबकि इसका अशांत और अनावर्ती होता है। और इसका एक बढ़िया उदाहरण जो एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। यहां ध्यान देना, परिमेय संख्या का उदाहरण 22/7 मैंने लिया और अपरिमेय का पाई लिया, जबकि बहुत सारे
प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय गणित में हम पाई के प्लेस पे 22/7 यूज कर लेते हैं, जबकि पाई और 22/7 अलग अलग है। अब थोड़ा सा शब्दों का मतलब समझते हैं। शांत मतलब क्या? टर्मिनेटिंग, यानी संख्या को भाग देने के बाद दशमलव के बाद 1, 2 या 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद संख्या समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 2.34, 1.28, 5.7132। तो ये हम देख रहे हैं कि भाई दशमलव के बाद जो संख्या है वो 3, 4, 5, 6 अलग अलग अंकों के बाद जो है वो कंप्लीट हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। आवर्ती का मतलब क्या? दशमलव के बाद संख्याओं का रिपीटेशन एक ही क्रम में शुरू हो जाता है, 21, 21, 21 या 35, 35, 35, और यह क्रम कभी भी खत्म नहीं होता है, चलता रहता है। तो ये आवर्ती कहलाता है। भाई देखिए, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन आगे आने वाली सारी संख्याओं को हम जान रहे हैं। यदि हम कहें कि भाई इस 21 के बाद 2 या 3 संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो हम बता सकते हैं। इस 21 के बाद फिर 21 आएगा और फिर 2 आएगा, यानी तीसरी संख्या क्या होगी? फिर से 2 होगी, चौथी संख्या 1 होगी, पांचवी संख्या फिर 2 होगी। तो आवर्ती तो है, लेकिन कंप्लीट की श्रेणी में लिया जाता है। तो परिमेय संख्याओं की ये 2 प्रॉपर्टी होती है, वो शांत होता है और वो आवर्ती होता है। अपरिमेय संख्या अशांत और अनावर्ती है। सीधी सी बात है, अशांत होगा तो अनावर्ती यानी रिपीट नहीं होगा। तो देखिए 1.2357112 इस प्रकार से। तो ये जो पाई का नेचर है वो इस प्रकार है, 3.14 से शुरू होते हुए अलग अलग संख्याएं आती जाती हैं और कभी भी खत्म नहीं होता। जबकि 22/7 में जब 22 को 7 से आप डिवाइड करोगे तो 3.14 के बाद 2 या 3 अंकों के बाद रिपीटेशन फिर से शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरुआत का भाग दोनों का एक जैसा है, इसलिए कैलकुलेशन में इजी वे में करने के लिए हम कभी कभी पाई के प्लेस पर 22/7 यूज कर लेते हैं। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 p/q रूप में है। q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या रहती है। क्लियर है? ध्यान में रहेगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं परिमेय संख्या के अलग अलग फॉर्म। परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग प्राकृत या प्राकृतिक या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये फाइनाइट नंबरों को शो करता है। आगे हम चलते चले जाएं, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्या को, जो सामान्य भाषा में जिसको हम गिनती कहते हैं, वही एक प्रकार से प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। पूरे समूह को n से प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान पे रखेंगे, n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये संख्याएं कहां तक जाएंगी बोलने से? अनंत तक जाएंगी। ये उनमें से कुछ संख्याओं को लिखा गया है। क्लियर हो गई बात? प्राकृत संख्याओं को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक है समप्राकृत संख्या, दूसरी है विषम प्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या ऐसी सभी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उन्हें समप्राकृत संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8 ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इन्हें जनरल फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है? 2 × n ऐसा लिख सकते हैं, जहां n का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या। n के प्लेस पे आप 1 रखते हो, पहली प्राकृत संख्या, तो 2 × 1 आपको पहली समप्राकृत मिल जाएगी। n के प्लेस पे 2 रखते हो तो 2 × 2 4 यानी दूसरी समप्राकृत संख्या आपको मिल जाएगी। और इस प्रकार से आप इस एक अक्षर से या इस एक जनरल फॉर्म से आप पूरे समूह को बता सकते हो समप्राकृत के। विषम प्राकृत संख्या सीधी सी बात है, जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो इन सभी संख्याओं से एक एक पहले, 2 से पहले 1, 4 से पहले 3, 6 से पहले 5, 8 से पहले 7, यही सारी संख्याएं विषम प्राकृत होती हैं। जब सभी विषम प्राकृत संख्याएं सम प्राकृत से ठीक एक पहले आ रही हैं तो जनरल फॉर्म भी क्या हो जाएगा? 2n के प्लेस पे 2n - 1 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या से केवल एक मेंबर से बड़ी है बस, यानी एक मेंबर बस इसमें अधिक है, वो है 0। प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, जबकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। पूर्ण संख्या या होल नंबर, और होल नंबर होने के कारण इसको W से प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया, ये इवन नेचुरल नंबर हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या जो है
वो परिमेय संख्या का दूसरा प्रकार है। प्राकृत संख्या पहला प्रकार, पूर्ण संख्या दूसरा प्रकार, और प्राकृत संख्या के दो प्रकार सम और विषम प्राकृत संख्या हो गए। पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या के तीनों प्रकारों में सबसे बड़ा प्रकार है। इसमें सारे ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर और जीरो सभी शामिल हो जाते हैं। ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, धनात्मक +1, +2, +3 और उदासीन पूर्णांक कहा जाता है शून्य को। ध्यान रखेंगे, शून्य धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है, ये उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक भी है और पूर्णांक में प्रकारों में यदि देखें तो उदासीन पूर्णांक कहलाता है। उदासीन या न्यूट्रल क्यों? क्योंकि ये किसी संख्या के साथ जुड़ने से या घटाए जाने से संख्या में न किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी करता है और ना ही उसमें कमी करने देता है। अब इन सभी संख्याओं के आधार पर देखें तो उनको क्रम से जमा सकते हैं। यदि बढ़ते क्रम में देखें, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या समूह या ग्रुप जो है या सेट जो है वो n है, नेचुरल नंबर। उससे एक अधिक नंबर कहाँ पे मिलेगा हमें? पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर में। यहां से और ज्यादा मेंबर किस में मिलेंगे? पूर्णांक में। वो किसके अंदर? ये तीनों मिलाकर किसका भाग होते हैं? परिमेय संख्या का। और परिमेय संख्या खुद किसके अंदर आता है? रियल नंबर या आर के अंदर आता है। ये इसका बढ़ता हुआ क्रम हो गया और इसे ही घटते क्रम में भी लिखा जा सकता है, यानी सबसे बड़ा सेट से छोटे सेट की तरफ भी लिखा जा सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो नंबर ट्री मैंने आपको बताई है शुरुआत में, जो क्रम आपको बताया है, उससे इसे याद रखना आसान होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संख्या है, विशेष संख्या, वो अभाज्य संख्या है। इसे एक प्रकार से आप प्राकृत संख्या का प्रकार ही कह सकते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाती हों, प्राकृत संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हों, वो कहलाती हैं ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक बात है। इनको देख लें एक बार हम कि प्राकृत संख्याएं के प्रकार किस प्रकार से यहाँ डिफाइन किया गया है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए, इस प्रकार से लिखने का जो कारण है वो सिर्फ ये है कि आपको क्रम भी पता लगता जाए। 1 से 10 के बीच में चार प्राइम नंबर होते हैं या अभाज्य संख्याएं होती हैं। 11 से 20 के बीच में 4, फिर वैसे ही 21 से 30 के बीच में 2, फिर 31 से 40 के बीच में 2। तो इस प्रकार से आपको याद रखने में आसानी हो, इसलिए क्रम को इस प्रकार लिखा गया है। कुल आप काउंट करोगे तो कुल 25 संख्याएं यहां पर आपको दिखेंगी। कुल 25 संख्याएं हैं ये। 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 23, 24 और ये 25। बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। CGPSC के अलग अलग एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है अभाज्य संख्या को। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो देखिए, ये नंबर यदि हमें याद रहे तो हम बहुत आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, 1 से 25 के बीच में देखिए, ये 4, 4, 8 और ये 23 मिलाकर कुल 9 संख्या हो गई। 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 के बीच में यहाँ तक 9 हो गई। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 50 तक, यानी 5वीं लाइन तक। ठीक है, 25 यानी तीसरी लाइन तक। आगे 1 से 75 तक की बात करें तो 21, मतलब ये पूरी संख्याएं आपकी कहाँ तक के आ जाएंगी? 73 तक के आ जाएंगे। ठीक बात है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या। तो 9, 15, 21 और 25, ये बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना है। ठीक है। किया क्या जाता है कि आपको कुछ संख्याओं का ग्रुप दे दिया जाएगा, उसमें एकाध अभाज्य संख्या रहेंगी और बाकी विषम संख्या या और कोई सामान्य संख्या रहेगी। पूछा जाएगा निम्न में से अलग क्या है। तो अलग क्या है मतलब, भाई वहां पे अभाज्य संख्या है, वही बाकियों से अलग है, इसकी प्रॉपर्टी बाकी सारे नंबरों से बिल्कुल अलग है। ये एक और चीज इसमें ख्याल रखेंगे, कभी भी काउंटिंग 1 से शुरू नहीं करेंगे। 1 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है वो परिभाषा
से समझ में आएगा। प्राकृत संख्या जो एक से और स्वयं से, यहां ध्यान रखिएगा, यानी कि किसी भी संख्या को अभाज्य बोलने के लिए वो एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं से, यानी एक से अलग, एक से और स्वयं से, यानी दो संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए वो, दो से और एक से, 11 से और एक से विभाजित है, जबकि एक ये केवल और केवल एक से ही विभाज्य, मतलब यहाँ पे स्वयं बोले और एक बोले, इसलिए इन दोनों का मतलब इसके लिए सेम हो जाता है। तो कहने का मतलब जैसे बाकी संख्याओं के पास एक के अलावा स्वयं यानी दो कुल संख्याएं हैं विभाजित करके देखने के लिए, एक के पास नहीं है, इसलिए एक को अभाज्य संख्याओं में रखा नहीं गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो ये था एक संख्या पद्धति का ओवरव्यू। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके इनके प्रश्नों को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते जाएंगे। आपको इन सभी पार्टों को, इन सभी परिभाषाओं को, चिन्हों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो और साथ ही साथ इसका नोट्स भी आपको बनाते चलना है। संख्या पद्धति जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सांख्यिकी विश्लेषण क्षमता और साथ ही साथ तर्क शक्ति सभी में काम आता है। नंबर सीरीज में भी यही काम आएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं और परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।